आज के टाइम में पैसे की लेन देन को लेकर काफ़ी सारे जो मोड्स हैं वो आ चुके हैं। आप पैसे की लेन देन को कैश में भी कर सकते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन ऐप है, गूगल पे है, भीम ऐप है या फिर फ़ोनपे है या फिर पेटीएम है, आप उनके थ्रू भी जो पैसे की लेन देन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप चेक के थ्रू या फिर आरटीजीएस के थ्रू या फिर एनईएफटी या फिर बैंक ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसके थ्रू भी जो है आप पैसे की लेन देन कर सकते हैं। और आज के टाइम में बड़े से बड़ा व्यापारी भी या फिर छोटा व्यापारी भी या फिर ऑटो वाला या फिर रिक्शा वाला मोस्टली जो है वो इन्हीं ऐप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके थ्रू जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट होती है। लेकिन इनके रिगार्डिंग अभी हाल फिलहाल में 1/4/2024 से काफ़ी सारे नए रूल्स जो हैं वो आ चुके हैं, जो कि आपकी ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं इनको काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आपके घर भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट की जो भी लिमिट है या फिर नए रूल्स है, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा जो बैंक अकाउंट है वो कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरे होते हैं सैलरी बैंक अकाउंट और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं करंट बैंक अकाउंट। अब हम बात कर लेते हैं कि इन बैंक अकाउंट्स पे कितना हमें इंटरेस्ट मिलता है। जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस पे हमें 3 से 4% जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, और इतना ही अप्रोक्स जो है वो सैलरी बैंक अकाउंट पर भी मिलता है। अगर हम बात करें करंट बैंक अकाउंट की तो उस पे हमें ना के बराबर इंटरेस्ट जो है वो बैंक से मिलता है। और जो सेविंग बैंक अकाउंट का मेन पर्पज़ होता है वो होता है अपने पैसे को सेव करके रखना या फिर अपने पैसे की सेविंग के लिए उसको डिपॉजिट कराना। और अगर बात करें सैलरी बैंक अकाउंट की तो उसका मेन पर्पज़ होता है कि किसी भी पर्सन की अगर सैलरी आती है तो वो उस बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर बात करें करंट बैंक अकाउंट की तो करंट बैंक अकाउंट का मेन जो पर्पज़ होता है वो होता है कि मैक्सिमम जो है उसमें लेन देन रहता है, इसी करके जो उसकी लिमिट भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो भी इन बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलते हैं उससे बेटर होता है एफडी या फिर आरडी। तो आप एफडी या फिर आरडी के थ्रू जो है वो बैंक से काफ़ी मात्रा में इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 1/4/2024 से जो भी बैंक ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट लाई गई है वो क्या लिमिट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट की, और साथ में ही जो सैलरी बैंक अकाउंट है उसकी, कि एक दिन में उसकी क्या लिमिट है या फिर सालाना जो है उसकी क्या लिमिट रहती है। अगर बात करें हम सेविंग बैंक अकाउंट की और सैलरी बैंक अकाउंट की तो एक दिन में जो आप उसमें 2.5 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए आप ले भी सकते हैं और 2.5 लाख रुपए आप दे भी सकते हैं। और जो ये एक दिन है ये माना जाता है 24 आवर्स का। जो भी जिस भी टाइम आपने एक ट्रांजैक्शन की है तो उसी टाइम जो है नेक्स्ट डे आपकी वो ट्रांजैक्शन खुल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक साल में कितने अमाउंट का जो वो लेन देन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी अकाउंट की या फिर सेविंग बैंक अकाउंट की तो आप एक साल में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। 10 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और उसको जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और जो ये एक साल माना जाता है वो माना जाएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप इन बैंक अकाउंट्स में जो है वो 10 लाख से ऊपर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो है आपकी जवाबदेही है। आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है, आपको जो है वो नोटिस आ सकता है कि 10 लाख से अबव जो अमाउंट है वो आपने कैसे ट्रांसफ़र किया, कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, उसका क्या यूज किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो आपसे मांगी जा सकती है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कोई ये सोचता है कि मेरे 5 बैंक अकाउंट है और पाँचों में ये अलग अलग लिमिट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अगर 5 बैंक अकाउंट है तो उन पाँचों बैंक अकाउंट में आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। अगर आप
हर बैंक अकाउंट में 3-3 लाख की लिमिट भी करते हैं तो वो आपकी हो जाएगी 15 लाख रुपए पर साल की, जो कि 10 लाख से अबव है। तो इसके लिए आपसे जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है। तो आपके इन टोटल जितने भी अकाउंट है तो उनमें इन टोटल जो है वो 10 लाख की लिमिट जो है आपको प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आपके हर बैंक अकाउंट से आपका जो पैन कार्ड है वो अटैच होता है और उससे जो है वो सारी डिटेल निकाली जा सकती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर आप उससे इंटरेस्ट जो है वो कमाते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक जो है वो आपका टीडीएस काट सकता है। और ये जो रूल्स हैं आप इनको निगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज के टाइम में जो इनकम टैक्स ऑफिस है वो एक्टिव हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं करंट बैंक अकाउंट की। जो करंट बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन है वो सालाना 50 लाख की उसकी लिमिट है। आप एक साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसमें 50 लाख रुपए की लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 लाख से अबव उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी भी आपको जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है और आपके घर पर जो है वो नोटिस आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। जो भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम 1 साल में 1 लाख रुपए तक कैश निकाल सकते हैं। और अगर बात करें शॉपिंग की तो आप उस कार्ड से जो है वो 10 लाख रुपए तक शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख से अबव कैश निकालते हैं या फिर 10 लाख से अबव जो है वो शॉपिंग करते हैं तो उसका भी आपको जो है वो नोटिस आ सकता है और आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है कि आपने 1 लाख से अबव जो अमाउंट निकाला है उसको कहाँ पर यूज किया और जो 10 लाख रुपए से ऊपर आपने शॉपिंग की है तो उसका यूज आपने कहाँ पर किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं एफडी की, जो कि है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप 1 साल में 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम एफडी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप एफडी से इंटरेस्ट कमाते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो 40,000 रुपये से अबव आता है साल में तो आपको उस पर भी टीडीएस देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 से बिलो है और जो एफडी है उसमें 40,000 रुपये से बिलो है तो आपको बैंक को कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। और साथ में ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आपका टीडीएस कट भी जाता है तो वो आपको वापस भी मिल सकता है। अगर आप फॉर्म 15G जो है अगर वो भरते हैं तो आपका टीडीएस आपको वापस भी मिल सकता है। तो हाल फिलहाल में ये नए रूल्स हैं जो आपके बैंक अकाउंट के अमाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए बनाए गए हैं, जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आपके लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इससे जो है वो बच भी सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है जैसे कि स्मॉल ट्रांजैक्शन है, कोई भी ग्रोसरी के लिए या फिर पेट्रोल के लिए या फिर डीजल के लिए, तो आप उसको जो है वो कैश में भी कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 तक की कैश ट्रांजैक्शन अलाउड है। और दूसरी एडवाइस मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि आपने जो है अमाउंट के रिगार्डिंग किसी के बीच में भी मीडिएटर नहीं बनना है, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि मान लीजिए ए ने अगर सी को अमाउंट देना है तो ए जो है वो सी को डायरेक्ट अमाउंट दे सकता है, लेकिन अगर वो बी के थ्रू देगा तो बी के अकाउंट में भी एक अलग से एंट्री हो जाएगी और उसकी भी सालाना एंट्री जो है इसको काउंट किया जाएगा। तो आप बीच में मीडिएटर ना बन के इस ट्रांजैक्शन को भी जो अवॉइड कर सकते हैं और आपकी जो भी बैंक अकाउंट के अमाउंट के लिए ट्रांजैक्शन सेट की गई है उसमें आप अपने आप को सीमित कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपके बैंक अकाउंट की जो भी अमाउंट के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है उनकी क्या लिमिट है और आपको उसे किस तरीके से मैनेज करना है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।